हाय दोस्तों। सो इस वीडियो में हम देखने वाले कि वो 7 चीज़ें जो रेगुलरली यूज़ करता हूँ अपना रेंडर टाइम रिड्यूस करने के लिए होने दो, या सीन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होने दो, या वर्क फ्लो ईजी करने के लिए होने दो। तो क्या होता है दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर है ना रैम पे, आपके प्रोसेसर पे और ग्राफिक्स कार्ड पे पड़ता है। कम से कम मिनिमल मॉडल्स या टेक्सचर्स या जो भी होने दो, उसके साथ साथ हमें क्वालिटी आउटपुट कैसे निकालते हैं। पिछला जो वीडियो था उसी सीन को मैंने इस वीडियो में भी लिया है, तो आपको समझ में आ जाए कि क्या किया है मैंने। नंबर 7 पर है दोस्तों, जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम हटा के या फिर कम से कम यूज़ करके हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करें। अब क्या होता है एक्चुअली, मान लीजिए सपोज़ ये ट्री है, ऊपर के जो लीव्स है, ठीक है, एक्चुअली एक ग्रुप ही है शायद, ठीक है। तो अब मैं इसे पहले अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे वाला ये पोर्शन अलग है एंड ये ऊपर वाला पोर्शन अलग है। तो हम सीधे किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसका टेक्सचर जो है उसके टेक्सचर के साथ अटैच होता है, उसे मटेरियल आईडीज़ डिफरेंट कर देता है वो अटैच करते वक्त। तो इसका फ़ायदा एक होता है कि ये जब वो रेंडर को या फिर प्रोसेस जो होता है कैलकुलेट करने का, तो वहाँ पे उसको ईज़ी हो जाता है। वो मान लेता है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है और जिसे उसने अलग अलग टेक्सचर दिया है। लेकिन जब ग्रुप होता है तो ग्रुप में नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट जब होते हैं ना, ये तो एक चलो मान लो कि 2 ही ऑब्जेक्ट है इसमें। अब जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ग्रुप में 30-40 जैसे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सपोज़ कुछ राफ्टर जैसे हम बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक मान लीजिए ये राफ्टर्स है। तो जब हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तब हम जब इसे ग्रुप करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करेगा पहले, ठीक है। चलो कुछ माइक्रो सेकंड ही लगने दो, लेकिन उसे टाइम तो लगेगा। तो उसे बेटर क्या करना है, इसे हमें अटैच कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है, जितने भी है, हम मल्टीपल अटैच कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसे हम आसानी से अलग अलग टेक्सचर भी कर सकते हैं, एक टेक्सचर भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी उसे डिफरेंट करने का, अलग करने का है, तो आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करके इसे आप यहाँ पे डिटैच कर सकते हो। यहाँ पे भी वैसे ही सपोज़ डिटैच करना है तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे डिटैच कर सकते हो, तो इजीली डिटैच हो जाएगा। तो इससे वो फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप याद रखिए, ग्रुप्स कम से कम यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें। अब जैसे मान लीजिए ये सिलेक्ट कर ले, तो ये एक एयरटेल पॉली है, ठीक है। तो उससे रेंडर टाइम बच जाएगा। सो नंबर 6 वाला पॉइंट है दोस्तों कि कॉपी करते वक्त इंस्टेंस करना है, ना कि कॉपी करना है। अब इसका मतलब क्या, अब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे कॉपी करना है। तो जब आप कॉपी करते हो और उसे सेव करते हो या फिर यूज़ करना चाहते हो, तब जो जो रैम होता है उस पे वो ऑब्जेक्ट को अलग अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब सपोज़ मान लीजिए आपने कॉपी किया, तो आपने इसे सेव करते हो कि इसका फ़ाइल साइज़ मैं बताता हूँ आपको। मैं इसे इतना ही फ़ाइल सेव करता हूँ। अभी फ़ाइल सेव सिलेक्टेड डेस्कटॉप, मान लीजिए उसे कुछ नाम दिया मैंने, ठीक है। चलो कुछ तो एक रैंडम नाम देते हैं और इसे मैंने सेव कर लिया। तो जब इसे ये सेव हो जाएगा तो इसका हम साइज़ देखेंगे, सेव हो रहा है अभी ये। इसका साइज़ देखिए 57.5 MB है, ठीक है। एंड मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं डिलीट कर देता हूँ और इंस्टेंस कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी के अलावा इंस्टेंस कर लेता हूँ। तो 4 ही ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और सेव सिलेक्टेड इसे 2 कर लेंगे। थोड़ा टाइम ले लीजिए सेव होने को। देखिए इसका साइज़ सीधा सीधा कितना हो गया, देखिए ये था 57 एंड ये हो गया 15.6। अब इसमें भी 4 ट्रीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रीज़ है वही उसी को सेव किया था हमने। तो आप देख सकते हो ये क्या करता है, ये जब इसे रेंडर करना होता है ना तभी रैम पे लोड करेगा। जब कॉपी होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये अलग सा फाइल है। तो ये फ़ायदा है आपको
इंस्टेंस करने का, ना कि कॉपी करने का। अब कहाँ, मुझे ऐसे ना पूछो कि अभी सर हर बार इंस्टेंस ही करे, ये ऐसे नहीं दोस्तों। जहाँ पे आपको ज़रूरत है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ये चीज़ें आपको कम से कम यूज़ करनी है, कॉपी वाली या फिर ग्रुप वाली, इस तरह से। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों कि जो हिडन ज्योमेट्री होती है उसे हमें डिलीट करना है। अब वो कैसे करें? अब हिडन ज्योमेट्री भी क्या होता है आपको समझना पड़ता है आपको, कि जो चीज़ें, सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पे अनहाइड ऑल करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई, सपोज जैसे कार है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 7 प्रेस करता हूँ, तो ये जो इसका साइज़ है, इसका पॉली काउंट है, देखिए यहाँ पे तो 8 लाख समथिंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें है ना, क्या होती है डिज़ाइन करते वक्त है ना, सपोज़ मैंने कुछ हाइड कर लिया या फिर अननेसेसरली कुछ होता है ना, तो उसे आपको डिलीट करना है। मैं जस्ट इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि पॉली काउंट कितना हो रहा है। देखिए सीधा सीधा है ना, 1 लाख से कम हो गया वहाँ पे, आप देख सकते हो। तो उतना पॉली काउंट उसका रिड्यूस हो गया। इसी के साथ साथ सेम अगला पॉइंट है नंबर 4। नंबर 4 है दोस्तों, रिमूव अननेसेसरी ज्योमेट्री। अब हिडन ज्योमेट्री हमने देख लिया, ठीक है। हिडन ज्योमेट्री आप यहाँ से आप सीन एक्सप्लोरर में जाके यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्प्ले हिडन ऑब्जेक्ट्स होता है, यहाँ पे आके आप डिस्प्ले हिडन ऑब्जेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, तो आपको ये दिख जाएंगे जो भी है, ठीक है। तो हिडन ऑब्जेक्ट अगर कुछ होंगे तो वो डिलीट कर देना है। अब गलती से ये मत डिलीट करना, जो हमने ट्रीज़ लिया है ना, ये उसे ही स्कैटर किया है, तो वो मत डिलीट कर देना। जो आपको ज़रूरत नहीं है वही डिलीट कर देना है। तो नंबर 4 है दोस्तों कि जो अनवांटेड है, सपोज़ ये सीन है अपना, ये कैमरा एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज़ ये किसी और सीन का मैंने सपोज़ इंपोर्ट कर लिया है, मर्ज कर लिया है। सपोज़ मान लीजिए कि ये नंबर ऑफ़ यहाँ पे जो ग्रास टाइप है यहाँ पे मैंने लिया है, तो जितना सिलेक्ट किया है, ठीक है, उतना ही मुझे यहाँ पे सीन में दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये कुछ काम के नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें तो सीन में दिख नहीं रहे, तो हमें इसे डिलीट कर देना है। तो ये क्या करता है, आप यहाँ पे पॉली काउंट देख सकते हो, कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरह से ही पॉली काउंट कम कर देना है। ये पहले डिलीट कर देंगे, ये सीन के पीछे है, ये दिखेंगे नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उससे धीरे धीरे हमारा पॉली काउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस तरह से जो आपको आपके कैमरे में दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसे आपको हटा देना है। तो इससे क्या होगा, उसका उतना साइज़ तो बच जाएगा। अब इसके आप बोल सकते हो इसके पीछे भी कुछ ट्रीज़ है, मैंने स्कैटर किए है, मैं वो भी रिमूव करने वाला हूँ। लेकिन उसका पॉइंट है नंबर 3 पर। जो आपके सीन में दिख रहा है, ठीक है, उतना ही फोकस करना है, और उसके अलावा जो भी दिख रहा है ना आजू बाजू, वो आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे निकाल देना है। अब मान लीजिए मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये जो है मैं यहाँ पे इसका पॉलीगॉन सेलेक्ट करके जितना नहीं दिख रहा है ना उसे डिलीट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका रेंडर टाइम भी बच जाएगा, एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा आपका रैम भी बच जाएगा। तो आप यहाँ तक भी कट कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। तो नंबर 3 पे है दोस्तों, कैमरा एंड उसका जो सीन है, उसका उसमें जितना दिख रहा है ना, और जितना पास में दिख रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। और जैसे कैमरा लॉन्ग शॉट जा रहा है, उतना टेक्सचर या उतना मटेरियल्स है ना आपको, या मॉडल्स हो, हेवी नहीं लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एग्जांपल अब ये सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव, तब देखिए, तो मैंने यहाँ पे इसको डिटेल किया है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा ये कर्व होने दो, एजेस होने दो, स्मूथ होने दो, वैसे किया है। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, उसको भी ये किया है मैंने। तो यहाँ पे जो ग्रास है, तो ये जो है ना, जैसे सीन के पास होता है ना, उस तरह से ये डिटेल आपको ज़्यादा दिखने लगता है। और जैसे ही लॉन्ग शॉट में जाओगे, सपोज़ मान लीजिए अभी ये उतना लॉन्ग शॉट नहीं है, ठीक है, इतना ही है, तो मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ट्रीज़ है, जैसे मैं बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड में अगर आप देख सक रहे हो, ये जो दिख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, आप देख सकते हो, ये है ना फोटोशॉप या फिर जो कट किए वाले इमेज होते हैं ना, वही है, ठीक है।
और स्काई भी मैं फ़ोटोशॉप में ही डालता हूँ। तो ये जो है ना, ये जितना आगे है, देखिए यहाँ पे ये कुछ दिख रहा है आपको, ये सब चीज़ें ना आगे निकल के आती है, ठीक है? ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और एक रूल होता है, जैसे आप लॉन्ग शॉट में जाते हो ना, तो वैसा कॉन्ट्रास्ट है ना कम होते जाता है और सैचुरेशन भी कम होता है। तो सपोज़ ये फ़ोटोग्राफ़ी, नेचर फ़ोटोग्राफ़ी के मैंने कुछ इमेज यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। तो सपोज़, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो शॉट है, सपोज़ ये लोड होने दो इसे, ठीक है? जैसे आप क्लोज़ में देखोगे, ठीक है? तो आपको क्रिस्प एंड क्लियर नज़र आ रहा है और कलर्स भी सैचुरेटेड दिख रहे हैं, वाइब्रेंट कलर दिख रहा है। और जैसे-जैसे लॉन्ग शॉट जाओगे, अब देखिए ये भी माउंटेन दिख रहा है इसमें, ठीक है? लेकिन माउंटेन है ना थोड़ा-सा डिसैचुरेट, अब यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका कलर भी थोड़ा-सा डाउन किया है, हो गया है, और इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा-सा कम हो गया है। तो इससे क्या होता है, तुम एक सिंपल याद रखिए, जैसे कैमरे के क्लोज़ में रहेंगे, कुछ भी चीज़ें होने दो, वो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा रहेंगे, और जैसे लॉन्ग शॉट होगा वैसा कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा और सैचुरेशन भी थोड़ा-सा घटती जाएगा। अब कौन-सा भी इमेज जो अच्छे आर्टिस्ट का, ये जो फ़ोटोग्राफ़र का है, उठा के देख लीजिए, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आपके पास में होगा वो क्रिस्प होगा, और जैसे लॉन्ग शॉट में होगा आपको ब्लरी या फिर थोड़ा-सा फॉगी नज़र आएगा। तो यही टेक्निक अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है। तो जैसे लॉन्ग शॉट होगा थोड़ा-सा डिसैचुरेट करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा ब्राइटिश नज़र आ रहा है, और ये जो है हाईली कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है जैसे-जैसे कैमरे क्लोज़ में आओगे। तो ये एक पॉइंट था दोस्तों, कि जैसे कैमरे क्लोज़ में आएँगे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा डिटेल करना है, और जैसे लॉन्ग शॉट में जाना है तो वैसे कम-कम फ़ोकस देना है आपको, ज़्यादा वहाँ पे ये करनी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मैंने क्रिस्प नहीं किया है, एज़ इट इज़ यहाँ पे एजेस पे ही छोड़ दिया है इसको, ठीक है? अब नंबर 2 जो है दोस्तों, वो पिछले जो पॉइंट बताया था मैंने, उसका सेम ही है। तो अब मैं आपको और एग्ज़ाम्पल के बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ये सब अभी पॉलीगॉन कम करना है, वो कम करना है सब, तो ये सब मुझे निकाल देना है। तो मैंने एक पाथ दिया था इसे, ये पाथ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया इधर कि यहाँ पे कम हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वो रेफरेंस या प्रॉक्सीज थे। मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ पहले, फ्रंट लेके एक प्लेन, ठीक है। अब पॉली काउंट के, अब जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि पॉली काउंट क्या होता है। अब ये जो प्लेन है, इसका सिंपल प्लेन अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके 32 पॉलीगॉन्स है। अब जैसे इसको अभी 4x4 जैसे है ना, इसका कैलकुलेट करोगे 32 पॉलीगॉन्स है। और अगर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ये बनाया है, ठीक है, इसका आप पॉली काउंट देख सकते हो, इसका पॉली काउंट सिर्फ 18 है। तो इसमें भी आप डिटेल दे सकते हो, देखिए। तो ये मैंने पूरा अटैच किया है, और एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल, ठीक है। और हम आर्किटेक्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यूवीज के लिए पॉलीगॉन है ना 4 एंगल ही होना है या फिर 4 पॉइंट वाला होना है, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ एंड इसे पीछे लेके जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप ग्लास में कौन सा इमेज लगाते हो, तो अब कैसे बताऊँ भाई, ग्लास में इमेज यूज़ नहीं करते, ग्लास में रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं, जो सराउंडिंग होता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें मटेरियल्स में जाना है। अब कोई भी मटेरियल, इसका कुछ नाम देके आप इसे असाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड इसे बिट मैप, अब डेस्कटॉप पे मैंने ये इमेज सेव किया, तो इसे असाइन कर लेंगे, शो कर लेंगे इसे। एंड इसके ओपेसिटी में हम और एक मैप देंगे, जिसकी वजह से ये पीएनजी जैसा हो जाएगा या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओपेसिटी, बिट मैप, एंड ये ब्लैक एंड वाइट वाला। तो आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। अब आपको अगर बता दूं, देखिए आप ये इसमें से देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये कुछ में थोड़ा सा अब जब रेंडर होगा तो ये दिखेगा नहीं, कोई इशू नहीं है इसका। तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आप फेक कर सकते हो कि आप जो रिफ्लेक्शन है यहाँ से बन के आएगा यहाँ पे, तो ये बीजी प्लेट, यहाँ पे बीजी प्लेट यानी बैकग्राउंड प्लेट, ठीक है। तो ये वो काम करेगा, जिससे इसका पॉली काउंट हम कम कर लेंगे। मैंने फिर से वही गलती की थी, यहाँ पे निकाल देंगे तो देखिए इसका 2 हो गया सिर्फ, यानी एक इधर वाला और एक पीछे वाला। तो इस तरह से तो हमने उतने सारे ट्रीज निकाल दिया, और सिर्फ 1 या 2 पॉलीगॉन के थ्रू हमने एक इमेज डाल के यहाँ पे फेक रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर दिए। अब ये था नंबर 2।
तो नंबर 1 पे है दोस्तों प्रॉक्सीज और रेफरेंसेस। अब ये क्या होता है? अब एक्सरेफ जो फाइल्स होते हैं, मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर नहीं बताया तो कोई इशू नहीं है, मैं इस वीडियो में वो कवर कर लूँगा। अब क्या होता है देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें भी कैमरे में दिख नहीं रही, ठीक है। उसके साथ साथ अभी सपोज़ आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो मैं आपको कुछ एक सैंपल बता दूंगा, कुछ सिंपल टेक्निक्स बता दूंगा। तो आपको इसे सबको सिलेक्ट करनी है। तो मैं ये इतने ट्रीज सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कौन सा भी फाइल, या फिर जो आपको हेवी, अभी ये इसमें एक्सरेफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, लेकिन बहुत जो ह्यूज फाइल सीन होता है ना, जैसे बहुत अपार्टमेंट्स में या फिर रो हाउसेस कर रहे हो, तो उस वक्त काम में आता है। तो मैं यहाँ पे सेव सिलेक्टेड करके यहाँ पे कुछ ट्रीज़ ऐसे कुछ फाइल बना के यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसे। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली अगर आपको आफ्टरवर्ड्स पता है तो प्री कंपोज पता होगा, आपको फोटोशॉप पता है तो आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पता होगा। ये उसी तरह से काम करता है कि ये एक अलग से फाइल बन गया है, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, अब ये जो ट्रीज़ मैंने सेव किया था, ये एक फ़ाइल है, इसका 85 ये अलग से फाइल है, ठीक है, अलग सा सीन है। तो इस सीन को हमें, इस सीन में हमारे अभी रिसेंट करंट सीन में हमें इस्तेमाल करना है। तो फाइल रेफरेंसेस एक्सएफ सीन में जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुराना वाला मैंने ऐड किया था, उसे निकाल देंगे, ऐड कर लेंगे और ट्रीज़ क्लिक कर लेंगे, ओपन। अब जैसे में यहाँ पे आ जाएगा तो आपके ट्रीज़ एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देखिए, अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये इसे आप सिलेक्ट करना या फिर एडिट करना नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरा सीन है, ठीक है। आपको इसे कुछ करना है कम ज़्यादा तो दूसरे सीन में करना होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपको यहाँ पे वर्क फ्लो में आपको कुछ ट्रबल नहीं करेगा, या फिर आपको सीन को ट्रबल नहीं करेगा, आपके रैम को कुछ अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा आप जब काम कर रहे हो। तो ये एक्चुअली जब आप उसको ज़रूरत होगी तभी कॉल करेगा, जब रेंडर के वक्त ही कॉल करेगा तब रेंडर करेगा। अब जब वर्क फ्लो आप जब काम कर रहे हो तो काम के आपके स्पीड में उतना ही स्पीड रहेगा जब आप घुमा रहे हो, कर रहे हो, ठीक है। ये उस तरह से काम करता है। रही दूसरी चीज़, वो थी प्रॉक्सी। अब जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने ये जो कार है, ठीक है, ये एक प्रॉक्सी है। अब वीरे प्रॉक्सी क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो मैंने दिखाया जैसे ये, इसे हम सेव कर लेना है और कॉल कर लेना है। अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अभी वीरे प्रॉक्सी अगर पता नहीं है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ी तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। इसे सेव कर लिया था ऑलरेडी मैंने प्रॉक्सी के अंदर। अब प्रॉक्सी क्या होता है दोस्तों, प्रॉक्सी भी एक्सरेफ की तरह होता है, लेकिन एक्सरेफ क्या होता है, एक अलग से सीन है, उसे इंपोर्ट करता है। प्रॉक्सी क्या होता है, उसका एक रेप्लिका होता है, यानी एक मान लीजिए कि इसका क्लोन है, लेकिन ये कुछ उतना काम का नहीं है जितना जो ओरिजिनल सीन है, ठीक है। ओरिजिनल सीन को ही ये कॉल करता है, लेकिन आपका रैम यहाँ पे, आपका वर्क फ्लो आप यहाँ पे आसान कर देता है। तो दोनों का काम एक है, लेकिन तरीका अलग है और टूल्स अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कॉल किया, इसका फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन होता है .vr mesh, यानी वीरे मेश होता है एक्चुअली। तो ये भी उसी तरह के है। तो ये भी आप यहाँ पे देखिए, इसका पॉलीकाउंट यहाँ पे 5000 दिख रहा है। यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स करके या फिर कुछ करके आप कम कर सकते हो, या फिर शो होल मिस किया ना तो ये एज इट इज़ ये कार दिखने लगेगा, तो उसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो हमें वही चीज़ ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब बॉक्स होकर रख सकते हो। मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ, ठीक है, इतना चलेगा, कोई इशू नहीं है, मेरा सिस्टम हैंडल कर लेता है उतना। तो ये था दोस्तों वीरे प्रॉक्सी और एक्सरेफ। एक्सरेफ इस तरह आप प्रॉक्सी को यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हो, एक्सरेफ को यहाँ पे आपको उसके सीन में जाके छेड़छाड़ करनी है। आप जब आपको वीरे प्रॉक्सी यूज़ करना है तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसका जो मटेरियल का मैप्स का फाइल है उसको भी आपको सेव करना है, तो तभी आप उसे रिकॉल कर सकते हो। अब जैसे कि बताता था मैं आपको, अब मान लीजिए मैं इसको मैंने दे दिया था, ठीक है, इसके टेक्सचर्स मैंने अवेलेबल है, तो आपको बताता हूँ। तो इसे यहाँ पे जाना है, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया था, तो देखिए, तो ये है वॉलों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सेव कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और असाइन करना है। तो एज इट इज़ जहाँ पे सपोज ग्लास दिख रहा है, ग्लास के ऊपर ग्लास आ जाएगा, या जो भी टेक्सचर्स है टायर्स, वो वहीं पे वो टेक्सचर से आ जाएगा। तो आपको वो उसका लाइब्रेरी या फिर उसका मटेरियल जो भी है उसको सेव करना है पहले, प्रॉक्सी करने से पहले, ठीक है।
तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स जिसकी मदद से आपका रेंडर है ना फास्ट होगा। अब जो पिछला वीडियो था वो फास्ट रेंडर के ऊपर था, और उसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे जो रेंडर की सेटिंग के ऊपर थे, और मेरे रेंडर सेटिंग्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बैकग्राउंड प्लेस भी कैसे बनाना है, जो बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो बैकग्राउंड प्लेट है ये कैसे बनाना है, इसको ट्रेस कैसे करना है, आप पे ट्रेस दे दो। मैंने आपको वही बताया। आप अगर सपोज गूगल पे यहाँ पे आप सर्च करोगे बैकग्राउंड ट्रीज PNG, तो इतना सर्च करना है दोस्तों। पहले सर्च कीजिए, पहले ट्राई कीजिए नेट पे अगर मिल रहा है क्या, अगर नहीं मिल रहा है तब पूछिए, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों कि अब सपोज मैंने आपका मेरे सोर्स फाइल है ना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। अब जितना शेयर करना हो तो दोस्तों उतना कर सकते हैं आप। पता होगा प्रोफेशनली आप काम कर रहे हो ना, तो आपका ब्रेड बटर आप शेयर नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, आप समझ लेना है। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, बेल आइकॉन दबाइए, एंड लाइक शेयर कमेंट कुछ जो भी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड आपका सपोर्ट चाहिए। आपका अगर जैसे सपोर्ट मिलता है तो मुझे हौसला मिलता है कुछ नया कुछ करने को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक सेफ रहिए और प्रैक्टिस कीजिए।